नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट 2023 से 24 को मजबूत भारत की नींव रखने वाला बताया। इसके साथ ही सीएम धामी ने जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत पर आने वाला खर्च और उन पर लगाए गए जुर्माने की रकम सरकार द्वारा देने के फैसले की सराहना की है। सीएम धामी ने कहा, भारत की दिशा को तय करने वाला ये बजट है। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृतकाल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृतकाल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई पड़ती है। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तब से लेकर अगर हम आज तक का आकलन करें तो प्रति व्यक्ति आय जस्ट उसके दुगना हो गई है। तेजी से भारत आगे बढ़ा है और इस बजट से जहां 130 करोड़ भारतवासियों के स्वप्न, उनके लक्ष्य, उनको तय करने वाला तो यह बजट है ही है। इसके साथ साथ यह बजट जो आज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है और पूरी दुनिया की जो अपेक्षाएं इस समय में, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, लड़खड़ा रही है, ऐसे समय में भारत 10वें स्थान से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो पूरे विश्व की भी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला भी ये बजट है। महिलाओं के लिए इस आम बजट में कई सौगात दी है, जिसमें से अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना में 2 साल के लिए इस योजना का आगे का प्रावधान किया गया है, जो मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं और इस पर 7.5% की सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा और बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो इस पैसे को आंशिक रूप से निकासी भी की जा सकती है। गांव और किसान को भी इसके केंद्र में रखा गया है, जहां किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। माणा की अपनी जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, उस यात्रा में उन्होंने ऐसे जितने भी हमारे सीमांत के गांव हैं, उन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी थी। तो उन सभी को इस योजना से, पर्यटन से जोड़ने में विशेष हमको सहायता मिलेगी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बिक्री के लिए प्रदेश में भी एक जो यूनिटी मॉल की उन्होंने बात करी है, यूनिटी मॉल हम भी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसमें जो वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में मिलेट में मड़वा का नाम विशेष रूप से लिया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे यहाँ का ये अनाज अब जहाँ सभी को मिल पाएगा, पारंपरिक रूप से इस खेती को और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला कारागार देहरादून के भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण कर कौशल विकास योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल जिला कारागार में बंद कैदी यहां अपने हुनर के चलते विभिन्न रोजगार कार्यक्रम से जुड़कर विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। तो वहीं कैदियों के लिए भी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ड्रग फ्री कार्यक्रम के तहत उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैदियों को भी कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस आम बजट में असहाय और बुजुर्ग कैदियों की जमानत के लिए बजट की व्यवस्था की गई है, जो कि केंद्र सरकार का बेहतर प्रयास है। देखिए, जेल में भी चूँकि हमारे जो लोग बंद हैं तो सभी समाज के ही लोग हैं और जेलों में ये बड़ी समस्या है। जेल के लोगों को, जब कोई जेल में बंद कैदी ड्रग्स एडिक्ट होते हैं तो उनके लिए व्यवस्थित उनको करना शुरुआती दिनों में काफ़ी कठिन होता है। और जो हमने देवभूमि ड्रग्स फ्री 2025 का संकल्प लिया है, उसमें सभी की भागीदारी होनी है। इसलिए सभी का हम आह्वान करते हैं, सबसे अपील करते हैं कि
कि हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो और सब लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों के इस नशे से दूर रहने के लिए जो भी अभियान हो सकता है उस अभियान का हिस्सा बने। इसके लिए हम लोगों ने कुछ यहाँ पर घोषणाएँ भी की हैं कि जेल में सुधार कैदियों के बंदियों के सुधार के लिए। चलिए, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने ट्रॉफी के साथ मुलाकात की और इस अवसर पर झांकी की टीम लीडर संयुक्त निदेशक सूचना के एस चौहान के साथ झांकी के कलाकार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को मानसखंड झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार मिलने पर प्रदेश के लिए सम्मान की बात बताई। उन्होंने झांकी में शामिल प्रत्येक कलाकार को 50-50 हजार की धनराशि देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त होने से राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति और धार्मिक विरासत को देश और दुनिया में पहचान मिली है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार भर्ती घोटाला करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के तहत पुलिस अब हाई कोर्ट में घोटालों में शामिल आरोपियों की जमानत निरस्त करवाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने इस बात की जानकारी मीडिया से साझा की है। फिलहाल इस मामले की जांच एसटीएफ द्वारा की जा रही है। आपको बताएं कि यूके SSSC पेपर लीक केस मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह और संजीव चौहान की जमानत अपर जिला और सत्र न्यायालय देहरादून में 30 जनवरी को स्वीकृत की गई थी। पेपर लीक में संलिप्त जमानत पर छूटे इन सभी आरोपियों पर पुलिस प्रशासन की ये अपील गाज गिराने का काम कर सकती है। जो केसेस है पेपर लीक घोटाला वाला केसेस है, तो इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसी कड़ी में जिसको स्टडी करके हाई कोर्ट में बेल अपील फाइल करेंगे। और बाकी इस बिलों के खिलाफ कई सारा केसेस है वो, और गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो अभी भी फिलहाल तो वो जेल में रहेंगे। जो बाकी में भी बेल मिलेगा तो बाहर आ पाएंगे। बट हमारी निर्देश है कि ये सब में हम अपील करेंगे हाई कोर्ट पे। कब तक हम हाई कोर्ट के जैसे इसका लोअर कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही उसको फिर प्रोसेस होता है अपील करने के लिए। डीएम से भी अनुमति लिया जाता है और शासन से भी, तो लेके हम हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर बहाल कर दिया है। वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने सरकार से पंचायती राज नियमावली का ठीक से पालन करने को कहा है। दरअसल रजनी भंडारी पर नंदा राजजात में यात्रा मार्ग पर हुए विकास संबंधित कार्यों की निविदाओं से गड़बड़ी का आरोप लगाया था और जिस पर हुई जांच के बाद सरकार ने बीती 25 जनवरी को रजनी भंडारी को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए थे। वहीं हाईकोर्ट द्वारा रजनी भंडारी को बर्खास्त करने के आदेश निरस्त किए जाने पर अब कांग्रेस ने सरकार पर हमलावर रुख अपनाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए सत्ता का दुरुपयोग करके चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष को उनके पद से बर्खास्त किया था, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। वहीं फैसला आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, जिला पंचायत चमोली की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती रजनी भंडारी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के काफी मामले चल रहे हैं जो लंबित भी हैं और सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया था। हमारे पर्यटन मंत्री और पीडब्ल्यू मिनिस्टर्स हैं जो पंचायत राज्य विभाग भी देख रहे हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और बहुत गंभीरता से इस विषय को लेकर उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वो लोग फिर माननीय न्यायालय गए और माननीय न्यायालय ने कोई अपने मैंडेट दिया है, लेकिन जो विषय हैं वो सामने खड़े हैं। क्षेत्र के जो लोग हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, जो भी साक्ष्य उनके पास रहे होंगे तो उनके निर्णय की सरकार जो है वो करेगी, निर्णय का अध्ययन करेगी।
तमाम चमोली जिले के स्थानीय जनता के लिए बहुत खुशखबरी है और कांग्रेस जनों के लिए भी बहुत खुशी की लहर सब में देखी जा सकती है। जब भी बदले की भावना से राजनीति की जाती है तो यही हश्र होता है। कहीं ना कहीं राजेंद्र भंडारी और रजनी भंडारी जी चमोली आपदा के समय पर, जोशीमठ आपदा के समय पर वहाँ की स्थानीय जनता के संग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का। इसलिए राज्य सरकार चाहती थी कि जो लीड कर रहा है उसी को कोर्ट कचहरी में उलझा दो ताकि जोशीमठ का मुद्दा ही पूरा उलझ कर रह जाए, पर ये उस अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए और रजनी भंडारी को उच्च न्यायालय ने राहत दी है। एक बार पुनः उच्च न्यायालय का धन्यवाद। और झूठों का मुंह हुआ काला, सच्चे का बोलबाला। तमाम चमोली जिले के स्थानीय जनता के लिए बहुत खुशखबरी है और कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पॉलीग्राफी टेस्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल हाईकोर्ट के इस फैसले की निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि बीजेपी सरकार पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, जिस वजह से अपराधों में संलिप्त लोगों को बचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट से कई अहम सबूत हाथ लग सकते थे, इसलिए शासन में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर सबूतों को छुपाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और न्यायालय के फैसले को सर्वोपरि रखकर इस मामले में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हत्याकांड निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए बहुत संवेदनशील विषय है और सरकार ने जो भी हो सकती थी, कार्रवाई हो सकती थी, उस पर कार्रवाई करने का सरकार ने पूरी प्रयास किया है। अभी भी लोग जेलों में बंद हैं, उनकी संपत्तियां भी कुर्क करी हैं, उनकी जमानतें नहीं हुई हैं, उनके अकाउंट्स में सीज करने का काम किया है। अब प्रश्न ये है कि जो एटीएस ने, एसआईटी ने जो कोर्ट में, न्यायालय में एक से कहा था कि इनका जो है नार्को टेस्ट होना है, पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, तो जो मेन अभियुक्त थे उनकी परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन बाद में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उनकी जो है स्टे लग गया है उसमें। अब वो एसआईटी अब आगे जो है कोर्ट में अपना प्रस्तुतिकरण करेगी कि लगातार उत्तराखंड के अंदर आरोपियों को और भ्रष्टाचारियों को जिस तरह से जमानत मिल रही है या वो बच के निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। आप देखिए कि एक तरफ हाकम सिंह है जिसने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर दिया और उसको उसके खिलाफ जो केसेस हैं उसमें जमानत पर जमानत मिल रही है, और इधर अंकिता हत्याकांड जिसको टकटकी लगाकर पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरा राष्ट्रीय इशू बन गया था अंकिता हत्याकांड, आज तक हम उसका पटाक्षेप नहीं कर पाए हैं। हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि अंकिता का यह हश्र हुआ क्यों। अंकिता के न्याय मांगना क्या इतनी बड़ी चीज हो गई? पुलकित आर्या का बड़ी मुश्किल से तो पॉलीग्राफी टेस्ट होना था और उस पर भी स्टे लग जाना कहीं ना कहीं कमजोर पैरवी दिखाता है। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा भोगपुर स्थित अपने रिजॉर्ट और कैंडी फैक्ट्री पहुंचे। एक महिला सहित 3 लोगों के साथ विनोद आर्य ने घंटों तक फैक्ट्री और रिजॉर्ट में छानबीन की। मीडिया मौके पर पहुंची तो विनोद आर्य मुंह पर रुमाल लपेटकर मीडिया के सवालों से बचते हुए कार में बैठकर बेरंग लौट गए और ये घटना फैक्ट्री पर तैनात पुलिस की मौजूदगी में हुई है। आपको बता दें कि पौड़ी के एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने कहा कि फैक्ट्री और रिजॉर्ट को सील नहीं किया गया है। पुलिस ने अपनी विवेचना भी पूरी कर ली है, इसलिए विनोद आर्य को फैक्ट्री और रिजॉर्ट में जाने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर मंथन शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन की यात्रा व्यवस्था बैठक 7 फरवरी को ऋषिकेश में आयोजित होगी। मिली जानकारी के मुताबिक चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक 7 फरवरी को शाम 3 बजे से नगर निगम स्वर्ण जयंती सभागार ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों की रूपरेखा तय होगी। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि पिछले
साल की भांति इस वर्ष भी यात्रा सरल और सुगम होगी। सरकार पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल और श्री हेमकुंड साहिब के मई माह में कपाट खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 18 फरवरी शिवरात्रि के अवसर पर तय होगी। यात्रा समाप्त होने के पश्चात से हमारी स्तर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। जिला प्रशासन हो या प्रदेश सरकार हो, हर स्तर पर यात्रा को लेकर के कार्य योजना तैयार की जा रही है और जो यात्रा से संबंधित जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभाग हैं, उनके बीच में निरंतर बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है और चर्चा वार्ता के पश्चात में कार्य योजना तैयार की जा रही है। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से गत वर्ष हमारी यात्रा सुगम और सरल तरीके से हुई थी और बिल्कुल सफल रही थी, इसी प्रकार से इस वर्ष भी हमारी यात्रा सफल रहेगी और हमारे जो प्रदेश में जो भी यात्री श्रद्धालु आएंगे उनकी यात्रा बिल्कुल मंगलकारी होगी। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला मुख्यालय पौड़ी जल जीवन मिशन की बैठक ली, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारी को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत लग रहे पेयजल लाइनों का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर पौड़ी कोटद्वार की कार्य प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में 110 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य संबंधित अधिकारी रखे, जिससे कार्यों को जल्द पूरा किया जा सकेगा। साथ ही डॉक्टर चौहान ने कहा कि जिन विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र में अभी तक जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जल कनेक्शन नहीं लग पाए हैं, वहां अधिकारी तेजी से कार्य सुनिश्चित करें। जीवन मिशन की जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक थी और उसमें हमारे जो काम चल रहे हैं 717 काम चल रहे हैं और 16 to 1700 के बीच में हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। बड़ी जो स्कीम्स हमारी 59 स्कीम है जो 2 करोड़ से 5 करोड़ की उसमें आती हैं, तो उन सभी को पर्सनली मॉनिटर किए जाने और तेज़ी से ख़त्म किए जाने और फरवरी मंथ में जो हमारी लगभग 110 काम कंप्लीट होने का एक टारगेट हम लोगों ने लिया है, तो इस तरीके से हम लोग इसे प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और इसी संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में मैंने रियलिटी चेक के लिए पहले भी विभागों को निर्देशित किया था और इसमें लगभग 68 स्कूल का नंबर आया था। इसी संबंध में सीईओ और एसई जो हैं हमारे नोडल, वो साथ में बैठकर जिन जिन स्कूल्स में पानी अभी नहीं पहुंचा है उनको इमीडिएटली टेकअप करते हुए वाटर सप्लाई इंश्योर करेंगे। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें अस्पताल में आ रही अनेक शिकायतों का निवारण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के अस्पतालों में दवाइयों के साथ अनेक समस्याओं की शिकायतें आई, जिसमें अधिकारियों को तुरंत निवारण करने के निर्देश दिए गए हैं। आज तीनों हॉस्पिटल्स के जो चिकित्सा प्रबंधन समितियां हैं उनकी बैठक रखी गई है और इसमें इनके जो एजेंडा थे, कुछ दवाइयां प्रोक्योर होनी है, कुछ मशीनों की रिपेयर इत्यादि होनी है, उसके मामले सॉर्ट आउट हुए हैं। साथ ही जो शिकायतें माननीय जनप्रतिनिधियों की ओर से समय समय पर हॉस्पिटल्स के संबंध में आती हैं, उनके विषय में भी वार्ता करके संबंधित अधिकारियों को ठीक करने के निर्देश दिए। देहरादून में वर्ल्ड वेंटिलेटर डे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आसन बैराज झील का भ्रमण कर विदेशी पक्षियों के बारे में बारीकी से जाना। वहीं दूसरी ओर रामपुर मंडी परिसर में स्थित वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में उन्होंने वन कर्मियों को सम्मानित किया। दरअसल आज विश्व कंजर्वेशन दिवस है, जिसके मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रामसर साइटों में शामिल देश की इन महत्वपूर्ण जगहों के संवर्धन और संरक्षण की बात करते हुए देश के आम बजट में इसकी व्यवस्था की है। वहीं खास बात यह है कि पचवादून क्षेत्र में स्थित आसन बैराज झील प्रदेश की पहली आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व साइट है और जहां विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिसके चलते यहां पर्यटकों के साथ ही पक्षी प्रेमियों का वर्ष भर जमावड़ा लगा रहता है। मंत्री जी की विजिट थी। यहाँ पे जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर एक जो इन सर्विस ACFs हैं उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था और आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है, तो हमारे क्षेत्र का ये
क्या उत्तराखंड का एकमात्र वेटलैंड है जो रमसार साइट है। तो यहाँ पर ये इतने सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो उसी का ही एक प्रकार से उसी के बारे में जानकारी है। विभागीय अधिकारी जो कि बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में, तो माननीय मंत्री जी को इसके बारे में, हम लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं। और कोशिश ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपने मन की बात में वेटलैंड के बारे में, उसके रिजुविनेशन के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दे करके कहा है। माननीय मंत्री जी की विजिट देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला अस्पताल में पिछले कई महीनों से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रही थी, जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड नहीं करना पड़ेगा। देहरादून के पूर्व सीएमओ मनोज उप्रेती ने अल्ट्रासाउंड का चार्ज संभाला है, जिसमें कि वो 3 दिन दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बैठेंगे तो 3 दिन जिला अस्पताल कोरोनेशन में काम करेंगे। मेरा जो पहली पसंद थी वो मेरा क्लिनिकल वर्क था, तो मुझे जो है जिम्मेदारी दी गई थी सीएमओ की, तो वो मैंने अपना जो जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उसको निभाया। अब एक लंबा अरसा हो गया था जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने लिए और थोड़ा समय चाहिए और अपने काम के लिए भी समय चाहिए, तो मैंने जो है रिक्वेस्ट करी थी अपने अधिकारियों से कि मुझे जो है एक नई जिम्मेदारी जो है रेडियोलॉजिस्ट की वापस दे दी जाए। तो मैंने वो लिया है और साथ ही साथ मुझे चांस की बात थी कि जिला अस्पताल के साथ साथ दून अस्पताल में भी काम करने का मौका दिया गया है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं जो है लोगों को यहाँ पे भी सेवाएं दे दूंगा और वहाँ पर भी दे दूँगा। ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी रहने से जगह जगह टनल खोदी जा रही है। टनल निर्माण में हो रही ब्लॉटिंग के कारण विधानसभा नरेंद्रनगर की पट्टी दोगी के गूलर के पास लोड़सी ग्राम पंचायत के बल्दिया खान बस्ती में रह रही 14 परिवारों के मकानों और छतों की दीवारों और चौक पर दरारें पड़ गई हैं। बताया जा रहा है कि रात में हो रही ब्लॉटिंग से मकान थर-थर थर्राते हैं, जिसके कारण लोग दहशत के मारे बच्चों सहित बाहर निकल पड़ते हैं। ब्लॉटिंग से मकानों की नींव हिलने से कमज़ोर पड़ चुकी है दीवारें। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनकी शिकायत पर RVNL के अधिकारी गांव पहुंचे थे। मकानों पर दरारें देख चिन्हित कर मात्र खाना पूर्ति की गई है, मगर पीड़ितों को किसी प्रकार का आश्वासन तक नहीं दिया गया है। इससे पीड़ित ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं और उनमें आक्रोश पनपता जा रहा है। 3:30 बजे उन्होंने ब्लास्ट किया, बाहर भागना पड़ता है। लाइट की इतनी दिक्कत है कि कल से हमारे यहाँ कल रात से लाइट नहीं है। यहाँ बाघ का खतरा अलग बना हुआ, अगर रात को बाहर आ जाएगा तो उसको गुलदार उठा के ले जाएगा। सारे चौक मकान बिल्कुल हमारे जर्जर हो रखे हैं, ख़त्म हो रखे हैं। मकानों की दरारें आए दिन 1 छोड़ के 10 बढ़ रही हैं, रोज़ यही दिक्कत हो रही है। बहुत परेशानियाँ हम लोगों को, हम बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि ना घर के ना घाट के। RVNL का काम चल रहा है, उसमें हमने आज तक कोई भी रुकावट नहीं डाली है और अभी हमें दिक्कत हो रही है। काफ़ी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रही है और काफ़ी दरारें आ रहे हैं। जो 14 परिवार रहते हैं सबके मकान इस तरीके से हो रहे हैं कि कल को अगर भूकंप आएगा तो कभी भी कोई भी मकान गिर सकता है। और हम इसमें सरकार से भी नाराज़ है कि कोई भी यहाँ पे सरकारी अधिकारी कोई भी देखने नहीं आया आज तक। और RVNL वाले आते हैं, अपना डेट डाल के चले जाते हैं फॉर्मेलिटी निभाने। आज उनको पता था कि मीडिया वाले आ रहे हैं और आज उन्होंने आना था, DM साहब ने बोल रखा था, मगर वो आज आए नहीं। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बहाना बना दिया कि हमें नहीं पता। RVNL का काम चल रहा है LNT वालों का, इससे हम बहुत नाराज़ हैं। सरकार से क्या, प्रशासन से क्या, किसी से भी क्या। ये लोग यहाँ पे आते हैं, हमने इनको कई बार बोल दिया है, यहाँ पे आते हैं और वो लिख के चले जाते हैं। अगर ये लोग हमारा कुछ नहीं करेंगे ना तो हम लोग रोडों पे आ जाएंगे, हड़तालें करेंगे या हम टनल पे जाके धरना प्रदर्शन कर। न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने उत्तराखंड राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब से खास बातचीत की है। शादाब शम्स ने दावा किया है कि अब क्लियर शरीफ जैसी जगह पर स्थितियां ठीक होने लगी हैं। क्लियर शरीफ में गंभीर आरोप लगाने वाले शादाब एकाएक व्यवस्था ठीक होने का आज दावा कर रहे हैं। साथ ही कई सवाल के जवाब देने से भी शादाब शम्स बचते हुए नजर आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ शादाब शम्स जी हैं, जिन्होंने कभी क्लियर में होने वाली गतिविधियों पर सवाल खड़े किए थे। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर JCB चलाकर कब्जा मुक्त करने की बात की थी। आज पूछते हैं इनका अभियान कहां तक पहुंचा। शादाब जी, अब क्लियर में सब ठीक ठाक है?
ठीक ठाक करने की कोशिशें की जा रही है, ठीक ठाक हो जाएगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। आपने बड़े गंभीर इल्जाम लगाए थे, उस बाबत अभी तक कुछ ऐसा ठोस होता नहीं दिखा। क्या इल्जाम गलत थे या वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है? नहीं, अगर आपको नहीं दिखा है तो मुझे लग रहा है कि आपको देखना चाहिए, एक चैनल के माध्यम से आपको लाइव जाना चाहिए। रोज कार्रवाई हो रही है ड्रग्स के खिलाफ, रोज लोग पकड़े जा रहे हैं। रोज जब आप ड्रग्स लेते हैं और नशे में आप पूरी तरह से सराबोर हो जाते हैं तो फिर आप देह व्यापार में आ जाते हैं, फिर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक टूल बन जाते हैं। तो असल जड़ तो नशा है, उस नशे के खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है और अभी युवा एसएसपी हरिद्वार को मिले हैं, उनकी कार्रवाई तो काबिले तारीफ है, अच्छा काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से कलियर को नशा मुक्त और जितनी गंदगी वहाँ है उन तमाम गंदगियों से उसे पूरी तरह से मुक्त करेंगे। शादाब जी, आपने कहा था जेसीबी खरीद रहा है वक्फ बोर्ड, वो कहाँ तक पहुंची जेसीबी? कब्जा तो कोई टूटा नहीं, जेसीबी तो कहीं चली नहीं, कुछ देर हो गई लग रहा। वक्त जाने में वक्त नहीं लगता, वक्त आने में वक्त लगता है। तो हम जिन्होंने लूटा है, बहुत लंबे समय से लूटा है, एकदम नहीं आ जाएगा। कार्रवाई शुरू कर दी गई है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो नाम निकल के आ रहे हैं। अभी हमने धामी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता अकबर अहमद डंपी के खिलाफ कार्रवाई की। 28 एकड़ से अधिक संपत्ति कब्जा किए हुए थे, उसको ऊपर अर्जी फर्जी तरीके से अपने नाम पे जबरदस्ती रजिस्ट्री कराई हुई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई की है। 1 दर्जन से अधिक धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा किया गया है और मैं ये कह सकता हूं जिसमें 420 भी शामिल है। तो अवैध कब्जे कर रखे हैं वक्त की संपत्ति में। यतीमों का, गरीबों का, बेवाओं का हक है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने सोचा कि ये संपत्ति लावारिस संपत्ति है, ये उनका हक होगा, किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। अब उनकी अरेस्टिंग हो, जल्दी जल्दी पुलिस अपना काम करे, हमने अपना काम कर दिया है। जमीनों को पूरी तरह से मुक्त कराएंगे। उत्तराखंड के बच्चों को हमारी संपत्तियों से कैसे रोजगार अच्छा मिले, कैसे उनके लिए बेहतर स्कूल्स बन सकें, कैसे उनके लिए बेहतर हॉस्पिटल्स बन सके, उसकी तैयारी वक्फ बोर्ड उत्तराखंड करेगा। और ये धाकड़ धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार चल रही है। 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। ना हम बिकेंगे, ना हम डिगेंगे, ना हम हटेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और इन माफियाओं के खिलाफ जो अंजाम हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या कोटद्वार भाजपा दफ्तर भी तोड़ा जाएगा? वो कब्रिस्तान के ऊपर बताया जाता है। अभी बताया जाता है तो बहुत कुछ, एक एक करके हम तफ्तीश में जाएंगे और हमारा एक मत है, बिल्कुल स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जहां 2 समुदाय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कहीं अच्छा काम वक्फ की संपत्ति पे चल रहा है तो हम उसे डिस्टर्ब करने के मूड में नहीं है। भाजपा दफ्तर पर मैं ये कह रहा हूं, अगर कहीं अनैतिक होगा, कागजों की जांच कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और मैं ये मानता हूं कि अब जब मेरे युवा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। गलत कोई होगा, शादाब शम्स का सगा भाई भी होगा तो नहीं छोड़ेंगे, और सही हमारा दुश्मन भी होगा तो उसे बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। शादाब शम्स जिन्होंने बड़ी बेबाकी से एक बार फिर अपना पक्ष रखा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोटद्वार का दफ्तर है वो कब्रिस्तान की जमीन पर, इस मसले पर उन्होंने गोलमोल ही जवाब दिया है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।